हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ई स्मार्ट स्टडी। आज मैं स्टार्ट करने वाली हूँ क्लास 10th का चैप्टर एसिड बेसिस और सॉल्ट्स। तो ये चैप्टर है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 और बहुत इजी चैप्टर है। तो केमिस्ट्री का हमने एक चैप्टर खत्म कर लिया था, वो था केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। वो बहुत इजी चैप्टर था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ और इतनी छोटी वीडियोस, इतनी क्रिस्प वीडियोस और नोटेड कोई भी कॉन्सेप्ट मैंने उस वीडियोस में नहीं छोड़ा है। अगर आपने वो वीडियो देख ली तो आई गारंटी यू आपका एक नंबर भी कट नहीं सकता, क्योंकि आपने वो वीडियो को पूरा देखा है। बस कंडीशन ये आपने उस वीडियो को पूरा देखा है और उसके अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करे हैं। मैंने उस वीडियो को छोटे से छोटा रखा है और हर कॉन्सेप्ट को मैंने उस वीडियो में डाला। आपका कोई कॉन्सेप्ट उस वीडियो में नहीं छूटा। माय गारंटी इज देयर, आपके मार्क्स फुल आएंगे। जस्ट यू हैव टू गो थ्रू दैट वीडियोस। ऐसी अब मैं नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ एसिड बेसिस और सॉल्ट्स की। यार ये चैप्टर इतना इजी है ना, बस इसमें थोड़ी बहुत रिएक्शन है जो आपको देखनी पड़ेंगे और मैं इतनी इजी वे से समझाऊंगी, आपके दिमाग में वैसे ही घुस जानी है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एसिड बेसिस और सॉल्ट्स में। तो देखो, हमारे पास जो पूरे केमिस्ट्री में एलिमेंट्स हैं वो है 115। उन एलिमेंट्स को हमने क्लासिफाई करा। क्लासिफाई किया किस बेसिस पे? देखो, एक हम क्लासिफाई करते ना, वो क्लासिफाई करते जैसे नेशनैलिटी से कि हम इंडियन है, कोई चाइनीज है, जापानीज होगा, वो आपको इजीली आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये किसी और कंट्री के, बिकॉज फीचर्स थोड़े से चेंज हो जाते हैं। ऐसे यहाँ पे क्या होता है कि कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे रिएक्शंस देते हैं जो कुछ एलिमेंट्स नहीं देते, मतलब उनसे डिफरेंट देते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज हमने कुछ केमिकल रिएक्शंस कराए। उससे क्या हुआ कि कुछ ने तो टेस्ट दे दिया था पॉजिटिव, लेकिन कुछ ने पॉजिटिव टेस्ट नहीं दिया। तो उससे हमने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया 3 बेसिस में, मतलब 3 पार्ट्स में, एसिड बेसिस और सॉल्ट। तो ये वीडियो होने वाली है एसिड्स के ऊपर। मैं एसिड्स का सारा कॉन्सेप्ट, सारी चीजें, कौन सी चीज है जो मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगी और इतने छोटे वे में पढ़ाऊंगी ना। तो देखो, इसमें सबसे पहली बात है एसिड बेसिस और सॉल्ट्स में सबसे पहले इंडिकेटर क्या होता है। इस वीडियो में हम एसिड्स पढ़ेंगे, उससे पहले ये पता होना चाहिए कि इंडिकेटर क्या होता है। इंडिकेटर क्या होता है? एक डाई होती है। डाई ना, तो जिसमें हम कपड़े जाके डाई हो जाते हैं, कपड़े डाई होते हैं, सिर में कलर लगाते हैं, डाई। तो एक तरह से एक डाई है। इसमें क्या होता है कि जैसे अगर आप इसको किसी एसिडिक सोल्यूशन में डालोगे, किसी बेसिक सोल्यूशन में डालेगी, या तो अपना कलर चेंज कर लेगी, कुछ ना कुछ आपको इंडिकेट कर देगी, अच्छा ये सोल्यूशन कुछ और है, ये सोल्यूशन कुछ और है। सो इंडिकेटर कुछ नहीं होता, एक छोटी सी डाई होती है जिसको आप किसी भी एसिड या बेस सोल्यूशन में डाल के डिफरेंशिएट कर सकते हो कि वो एसिड होगा या बेस होगा। पहले हम इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। इंडिकेटर्स में हमारे पास 2 कैटेगरीज आ जाती है। एक होते हैं आपके नेचुरल इंडिकेटर्स, एक होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो नेचुरल क्या होता है? नेचुरल मतलब जो आपको बना बनाया एटमॉस्फेयर से मिल रहा है। और सिंथेटिक इंडिकेटर्स क्या होते हैं? जो आपको लैबोरेटरीज में प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो नेचुरल इंडिकेटर्स आपके पास 3 तरह के होते हैं। पहला होता है लिटमस पेपर, दूसरा होता है टर्मरिक, तीसरा होता है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट। लिटमस पेपर क्या होता है? लिटमस पेपर सबने देखा होगा, ये एक लाइकन से बनता है। लाइकन एक स्पीशीज होती है, आप यहाँ पे देख भी सकते हो। इस पिक में आप देख सकते हो कि आपको लाइकन का प्लांट दिख जाएगा, वो उसी से आपका ये लिटमस पेपर बनता है। लिटमस पेपर 2 तरह के होते हैं, एक होता है रेड लिटमस, एक होता है ब्लू लिटमस। जब आप रेड लिटमस पेपर लेते हो तो वो जो रेड लिटमस पेपर होता है उसको जब आप एसिडिक सोल्यूशन में डालते हो, जब आपको एसिड या बेस गिवन है, आप उसको कैसे टेस्ट करोगे? रेड लिटमस पेपर लोगे, उसको बेसिक सोल्यूशन में डालोगे तो वो रेड लिटमस के कलर को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देगा। आप ऐसे सोचो ना, B फॉर बेस, तो वो रेड लिटमस को ब्लू कलर में, B में कन्वर्ट करेगा, ब्लू में कन्वर्ट करेगा। और जो एसिड है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट करेगा। तो इसके लिए आपको डिफरेंट लिटमस पेपर लेने पड़ते हैं। एसिड के लिए आपको ब्लू लिटमस लेना पड़ता है, वो उसको रेड कलर में कन्वर्ट करता है, और बेस के लिए आपको रेड लिटमस लेना पड़ता है, वो उसको ब्लू कलर में कन्वर्ट करता है। दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल है यहाँ पे टर्मरिक का। टर्मरिक क्या होती है? टर्मरिक मतलब हल्दी। बिल्कुल, टर्मरिक हल्दी होती है। जैसे अगर कई बार आपने देखा, कई बार कपड़ों पे हल्दी गिर जाती है, जब हम उसे वॉश करते हैं तो वो जो हल्दी होती है वो रेड कलर की जाती है। अच्छा, अब जो हमारे पास सोप सोल्यूशन होता है वो कौन सा होता है? एसिड की बेस, ऑब्वियसली इट्स अ बेस। जो हमारा सोप सोल्यूशन होता है वो बेसिक होता है, तो जब उसके ऊपर हम टर्मरिक के ऊपर वो पड़ता है तो वो टर्मरिक को रेड कलर देता है। तो आपको याद रखना है, टर्मरिक जो होती है वो हमारे को बेसिक सोल्यूशन में रेड कलर देती है। तीसरा हमारे पास आता है रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, मतलब लाल गोभी का जूस, रेड कलर की गोभी का जूस। जब उसको हम जूस निकालेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जब हमने उस जूस को एसिडिक सोल्यूशन में रखा तो उसका कलर हो गया था रेड, वेयर एज जब हमने उसको बेसिक सोल्यूशन में रखा तो उसका कलर हो गया था ग्रीन। तो रेड को कैबेज एक्सट्रैक्ट को भी जब एसिडिक सोल्यूशन में रखोगे इट विल बी रेड एज वेल, और जब हम बेसिक सोल्यूशन में रखेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा? ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो ये हमारे पास 3 इंडिकेटर्स थे, पर ये कौन से थे? नेचुरल। नेचुरल मतलब जो आपको एटमॉस्फेयर ने बने बनाए दिए हैं, आपको ज्यादा उसको मैनिपुलेट करने की जरूरत नहीं है। तो ये है हमारे नेचुरल इंडिकेटर्स। अब हम पढ़ेंगे कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स जो हमारे पास लैबोरेटरीज में अवेलेबल होते हैं और वहां पे प्रिपेयर भी किए जाते हैं। पास
तो यहाँ पे एग्जांपल्स हैं सिंथेटिक इंडिकेटर्स के। सिंथेटिक इंडिकेटर्स के हमारे पास एग्जांपल एक है मिथाइल ऑरेंज और एक है फिनोफ्थलीन। तो जो मिथाइल ऑरेंज है उसका नेचुरल कलर होता है ऑरेंज, नाम से ही पता लग रहा है कि इसका नेचुरल कलर होगा ऑरेंज। बिल्कुल। जब आप इसको एसिडिक सोल्यूशन में रखते हो तो इसमें क्या होगा, जब इसे हम एसिडिक सोल्यूशन के अंदर रखते हो तो इसका कलर हो जाएगा रेड। यार देखो एसिड ज्यादातर कलर कौन सा दे रहा है, लिटमस को भी रेड कर रहा है, जो कैबेज एक्सट्रैक्ट है उसका भी रेड कलर है। तो एसिडिक सोल्यूशन जो है मिथाइल ऑरेंज वो भी एसिड में कौन सा कलर देगा, रेड कलर का देगा। वेराज जो बेस होगा वो कौन सा कलर देगा, उसको येलो कलर देगा। तो ये चीज आपको पता नहीं चाहिए, आप पिक में भी देख सकते हो कि एक आपको येलो कलर मिलेगा फ्रॉम द बेसिक सोल्यूशन, रेड कलर फ्रॉम द एसिडिक सोल्यूशन। दूसरा का एग्जांपल है फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन एक इंडिकेटर होता है जो खुद एक कलरलेस इंडिकेटर है, इसका कोई आज सच कलर नहीं होता, लेकिन जब आप इसको बेस में डालते हो तो बेस में ये कलर देगा रेड या पिंक, पिंकिश कलर देगा, थोड़ा डार्क पिंक या लाइट पिंक आपको कलर देखने को मिलेगा बेस में डालने से। डिपेंड्स ऑन आपने कितनी क्वांटिटी उसमें ऐड करी है। दूसरा एसिडिक सोल्यूशन के अंदर ये बिल्कुल कलरलेस रहेगा, इसका कोई कलर चेंज नहीं देगा। फिनोफ्थलीन खुद भी कलरलेस है, एसिडिक सोल्यूशन में भी वो कलरलेस ही रहता है, लेकिन जो बेस है वो फिनोफ्थलीन को कौन सा कलर दे देता है, पिंक कलर दे देता है। सो आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर। तो अब हम चलेंगे आगे वाले कुछ पार्ट पे एसिड्स के। सो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, एक हमने पढ़ लिए नेचुरल इंडिकेटर्स, एक हमने पढ़ लिए सिंथेटिक इंडिकेटर्स, एक हम पढ़ने लगे हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स का मतलब स्मेल। जब हम स्मेल लेते हैं तो हमारे पास तब पता लगता है कि क्या स्मेल आ रही है तो एसिड या बेस है या कुछ है। तो देखो इसमें आपके पास दो एग्जांपल्स है, एक है ऑनियन एक्सट्रैक्ट, मतलब अनियन का जूस। अनियन का आपने जूस बनाया, जब हम अनियन काटते हैं तो आंखों में से आंसू आते हैं ना, तो उसी का हमने जूस निकाल लेना है, आंसू का नहीं, अनियन का जूस निकालना है। अनियन के जूस को सबसे पहले हमने डालना है एसिड सोल्यूशन के अंदर। एसिडिक सोल्यूशन के अंदर आप देखोगे अनियन की जो स्मेल थी ना वो आ रही है, कि अनियन की स्मेल अभी आ रही है, लेकिन जब मैंने इसको बेस के अंदर डाला तो उसकी स्मेल आनी ही बंद हो गई, अनियन की स्मेल आनी ही बंद होगी। तो इससे आपको पता लग जाएगा कि एक सोल्यूशन एसिड है और एक सोल्यूशन बेस है। इसी का दूसरा एग्जांपल है वनीला एक्सट्रैक्ट, वनीला आइसक्रीम, वनीला केक। वनीला जब आप एक्सट्रैक्ट लेते हो तो ऑब्वियसली केक्स में वनीला एक्सट्रैक्ट डलता है, तो फॉर खुशबू वगैरह के लिए तो आप वनीला एक्सट्रैक्ट लोगे। वनीला एक्सट्रैक्ट को एसिड में डाला तो उसकी खुशबू आपको आएगी, लेकिन जब बेस में डाला तो खुशबू नहीं आएगी, बिल्कुल खुशबू नहीं आएगी। तो इससे क्या पता लगा कि वो एक बेसिक सोल्यूशन है। तो अब हम स्टार्ट करेंगे अपना एसिड्स वाला, स्टार्ट करेंगे एसिड्स को, और एसिड्स को भी हम स्टार्ट करेंगे उनकी प्रॉपर्टीज को समझेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टीज को समझेंगे तभी आप एसिड्स को समझ पाओगे। सबसे पहले मैं बता दूं एसिड्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक तो हम सब जानते हैं कि यार सच्चा साफ सुथरा बिल्कुल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स चाहिए हमें, तो ऑर्गेनिक सब्जियां चाहिए, ऑर्गेनिक सब कुछ ऑर्गेनिक। तो एसिड्स भी ऑर्गेनिक होते हैं और मिनरल होते हैं। एसिड्स होते हैं ऑर्गेनिक और मिनरल। ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो आपके डायरेक्टली कहाँ से मिल जाए, आपको नेचर से मिल रहे हैं, मतलब आपको कोई भी उसमें मैनिपुलेशन एडल्ट्रेशन नहीं करनी पड़ रही है, मिलावट नहीं करनी पड़ रही है, वो आपको मतलब नेचर ही प्रोवाइड कर रही है ऑर्गेनिक एसिड्स। दूसरे हमारे पास होते हैं जैसे मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स होते हैं जो आपको अर्थ के मिनरल से आपको बनाने पड़ते हैं, उनको हम बोलते हैं मिनरल एसिड्स। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और एक है नाइट्रिक एसिड HNO3। ये जो मिनरल एसिड्स होते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। अगर थोड़ा सा भी लग जाए तो थोड़ी सी चीज आपको जलन फील हो सकती है, आपके टिश्यूज को ये हार्म कर सकते हैं। तो मिनरल एसिड्स आर लिटिल बिट स्ट्रॉन्गर और ये आपके केमिकल रिएक्शंस में यूज होते हैं। वेराज जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं ये तो भाई अपने नेचुरल एसिड्स हैं, ये हमारे खाने में यूज होते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स में सबको एक नाम पता होगा, सिट्रिक एसिड। नींबू खा रहे हैं, खट्टा लग रहा है, सिट्रिक एसिड, ये है सिट्रिक एसिड, ऐसे है सिट्रिक एसिड। तो ऐसे ऑर्गेनिक एसिड्स में हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे एग्जांपल्स है। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का दूसरा नाम होता है इथेनोइक एसिड, इसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। तो एसिटिक एसिड है, टार्ट्रिक एसिड है, मिथेनोइक एसिड है HCOOH, तीसरा है सिट्रिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। तो एसिटिक एसिड हमारा किसमें प्रेजेंट होता है, विनेगर में। ऑक्सैलिक एसिड हमारा किसमें प्रेजेंट होता है, टमाटोज में, टमाटर में प्रेजेंट होता है। ये नेचुरल एसिड्स हैं जो आपको नेचर से ही मिल रहे हैं। फिर आता है मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक एसिड जब चींटी काट लेती है, सेंसेशन होती है ना थोड़ी थोड़ी, उसमें मेथेनोइक एसिड, आपकी जो चींटी होती है, जो एंट होती है, वो आपकी बॉडी के अंदर मेथेनोइक एसिड डालती है, जिसकी वजह से हमें थोड़ी सी सेंसेशन टिकलिंग फील होती है। फिर हमारे पास आता है सिट्रिक एसिड, सबको पता है। टार्ट्रिक एसिड होता है टैमरिंड्स में, जैसे इमली होगी, इमली में टार्ट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अनराइप ग्रेप्स होते हैं, जैसे जो ग्रेप्स है जो अच्छी तरह नहीं पके हैं, कच्चे कच्चे खट्टा खट्टा
खट्टा लगता है, बिल्कुल खट्टा, उसमें हमारे पास कौन प्रेजेंट होते हैं? टार्टरिक एसिड्स। तो ये एसिड्स होते हैं जो ऑर्गेनिक एसिड्स आपको नेचर से डायरेक्टली मिल रहे हैं। फिर हमारे पास इसमें एग्जांपल है मिनरल एसिड्स का। मिनरल एसिड्स तो आपको मैंने बता दिया, जो अर्थ के मिनरल से हमारे को मिलते हैं, लाइक सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड नाइट्रिक एसिड HNO3। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, इनको केमिकल रिएक्शंस में ज्यादातर यूज करते हो, केमिकल लैबोरेटरीज में ज्यादातर यूज करते हो। नेचुरली आप इसको इनटेक नहीं कर सकते, ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। तो अब हम चलेंगे कुछ एसिड्स की प्रॉपर्टीज पे। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज स्टडी करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा, जिसमें गाढ़ा कब होगा? जब पानी की अमाउंट क्या होगी? कम होगी। किसी भी सोल्यूशन को आप कॉन्सेंट्रेटेड कैसे बोलोगे? जब उसमें पानी की अमाउंट को आप कम कर दोगे, मतलब गाढ़ेपन को बढ़ा दोगे, तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड। लेस अमाउंट ऑफ वाटर। डाइल्यूट एसिड्स क्या होते हैं? डाइल्यूट एसिड होते हैं जब पानी की जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा बढ़ा देते हो, मतलब सोल्यूशन के अंदर पानी की क्वांटिटी अच्छी खासी है, आपको दिख रहा है कि पानी अच्छी खासी अमाउंट में प्रेजेंट है, उसको आप बोलते हो डाइल्यूट, मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर। अच्छा, अब हमने अगर एसिड को डाइल्यूट करना है, इसका मतलब हमने उसके अंदर क्या ऐड करना है? ऑब्वियसली पानी ऐड करना है। तो अब हम उसे कैसे ऐड करें? जैसे मेरे पास एक सोल्यूशन है HCl का, HCl के अंदर मुझे पानी ऐड करना है। क्या मैं HCl को कंटेनर में लेके पानी ऐड करूंगी कि पानी को कंटेनर में लेके HCl ऐड करूंगी? तो काफी बच्चों को इसका आंसर पता भी होगा। आपको कंटेनर में पानी लेना है, उसके बाद आपने HCl को या किसी भी एसिड को ऐड करना है, पानी में एसिड को ड्रॉप वाइज ऐड करना है। क्यों? क्योंकि देखो, अगर आप किसी भी एसिड के अंदर पानी को ऐड करोगे ना, तो क्या होता है? एसिड होता है कॉन्सेंट्रेटेड, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड, और जब उसमें पानी आता है तो बहुत ज्यादा हीट रिमूव होती है, मतलब इवॉल्व होती है। हीट इवॉल्व होगी तो कौन सा रिएक्शन होगा? एक्सोथर्मिक। आपने पक्का मेरी वीडियो देखी होगी फर्स्ट चैप्टर की, उसमें मैंने सब बताया होगा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में। तो हीट इवॉल्व हो रही है, मतलब रिएक्शन कौन सा है? एक्सोथर्मिक। अब ये जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट इतनी ज्यादा इवॉल्व होगी जिसकी वजह से क्या होगा? एसिड भी पूरी तरह ना फैल जाएगा, स्प्लैश हो जाएगा कोई कपड़ों पे, फेस पे, हाथों पे, टेबल पे, जिसकी वजह से जो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, मैंने पहले ही बताया था, वो आपके टिश्यूज के लिए बहुत हार्मफुल होता है, जिसकी वजह से जो एसिड है उसको कभी भी हम, मतलब एसिड के अंदर पानी नहीं हम ऐड करते, हम पानी को लेते हैं, पानी के अंदर हम ड्रॉप वाइज एसिड ऐड करते हैं, क्योंकि जब हम ड्रॉप वाइज एसिड ऐड करेंगे तो जो हीट इवॉल्व होगी भी, तो जब पानी की ठंडक होती है, जो पानी का ठंडापन होता है, वो उस हीट को अपने अंदर ही अब्सॉर्ब कर लेगा और एकदम से इतना एक्सप्लोजन नहीं देखने को मिलेगा। इसलिए हमेशा पानी के अंदर एसिड को ड्रॉप वाइज ऐड करेंगे। तो पानी के अंदर ही एसिड को ड्रॉप वाइज ऐड करना है, इसको याद रखना कि पानी को रखना है। ऑब्वियसली आप खुद सोचो, हर चीज को हम पानी के अंदर डाल के घोलते हैं ना, ऐसे ही एसिड को भी पानी के अंदर डालकर ही घोलेंगे, लेकिन कैसे डालेंगे? ड्रॉप वाइज। स्टूडेंट्स, जो एसिड के हम प्रॉपर्टीज पढ़ने लगे हैं, इसमें आपको पता होना चाहिए जो एसिड है उसका टेस्ट होता है वो बहुत खट्टा होता है, तो बहुत सोर टेस्ट। इसमें सबसे पहले जो एसिड्स होते हैं वो बहुत खट्टे होते हैं टेस्ट में। दूसरा इसमें आता है कि वो ब्लू लिटमस को कौन सा कलर देते हैं? रेड कलर देते हैं। मिथाइल ऑरेंज को कौन सा कलर देते हैं? रेड कलर देते हैं। फिनोफ्थलीन को कौन सा कलर देते हैं? कोई भी नहीं, कलरलेस रहते हैं। तीसरा आता है कि जो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। देखो, एक चीज तुम अभी से ही समझ लो, इसको मैं आगे भी डिस्कस करूंगी एक बार, कि कोई भी जब आप लेते हो, जैसे मेरे पास HCl है, H2SO4 है, कोई भी अगर एसिड है, तो वो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी कैसे कोई चीज कंडक्ट करती है? क्योंकि उसमें क्या होने चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमारे पास क्या होने चाहिए? बिल्कुल, क्या होने चाहिए? चार्ज्ड स्पीशीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? चार्ज्ड स्पीशीज। चार्ज स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? आयंस। हमने 9th क्लास में भी ये पढ़ा हुआ है, चार्ज स्पीशीज को हम बोलते हैं आयंस। अगर किसी भी सोल्यूशन के अंदर आयंस हैं, चार्ज स्पीशीज हैं, और वो मूव कर रही हैं, जैसे अपने मूव कर रही हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस से मूव कर रही है, तो फिर वो क्या कैरी करती हैं? करंट को कैरी करती है। इसका मतलब एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी तब कंडक्ट करेंगे जब वो टूट जाएंगे अपने आयंस के अंदर। आयंस टूटेंगे, मूव करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करेंगे। इसको मैं आगे पूरा अच्छी तरह एक्सप्लेन करूंगी, बट तुम्हें ये पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाने के लिए आपको न्यूट्रल स्पीशीज नहीं चाहिए होती, आपको न्यूट्रल स्पीशीज को तोड़ना पड़ता है, आयंस बनाने पड़ते हैं। आयंस का मतलब चार्ज स्पीशीज बनानी पड़ती हैं, वही कंडक्ट करती हैं इलेक्ट्रिसिटी को। बिल्कुल। यहाँ पे अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो ये है कि जो एसिड्स हैं वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं? सॉल्ट प्लस H2 गैस। गैस कौन से रिलीज होगी? हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो एसिड्स जो होते हैं वो सॉल्ट्स के साथ रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। या हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी या H2O रिलीज होगा। मतलब एसिड्स जो होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होना चाहिए? सबसे पहले तो अब ये देख लो, जो एसिड्स होते हैं उनमें ज्यादातर हाइड्रोजन
प्रेजेंट होता है। ज्यादातर एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन हमेशा प्रेजेंट होता है। तो ये चीज आप, ये जरूरी नहीं कि सभी एसिड्स में हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, नहीं, पर ज्यादातर जनरली अगर हम देखें ज्यादातर एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। जैसे HCl, H2SO4, HNO3, इन सब के अंदर हमारे पास कौन प्रेजेंट होता है? हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। तो जब भी हम एसिड को किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट कराएंगे, देखो मैं एसिड को किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करा रही हूँ, तो वो मेटल के साथ जब रिएक्ट करेगा तो हमें मिलेगा एक सॉल्ट और साथ में मिलेगी H2 गैस। अब सुनो ये सॉल्ट मिल कैसे रहा है। देखो जो एसिड हमने लिया और हमने जो मेटल लिया, कुछ नहीं करना है, इसमें से हाइड्रोजन को रिमूव करवा देना है। हाइड्रोजन को जब रिमूव करवाओगे मेटल को उसके साथ जोड़ देना है। मेटल ने उसके साथ जोड़ा और हमारे को एक H2 गैस मिल गई। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, H2 गैस रिलीज होती है जब भी हम एसिड को मेटल के साथ रिएक्ट करवाते हैं। या तो H2 गैस रिलीज होगी या वाटर रिलीज होगा। मतलब हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड तो हमेशा रिलीज होगा जब भी आप एसिड का रिएक्शन करवा रहे हो मेटल के साथ, क्योंकि एसिड्स जो है उनमें हाइड्रोजन होता है। जब भी वो टूटेंगे तो हाइड्रोजन के कुछ ना कुछ फॉर्म तो वो रिलीज करेंगे ही करेंगे। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। हाइड्रोजन रिमूव करके जो बचा उनको हमने ऐड करवा दिया और हमने H2 गैस बना दी। अब हमने देखा कि जो एसिड्स हैं वो मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या कभी भी किसी एसिड को, चाहे वो डाइल्यूट है चाहे वो कोई भी है, क्या अभी भी आप किसी एसिड को किसी मेटल कंटेनर में रख सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तो मेटल के साथ रिएक्ट करके एक पॉइजनस सब्सटेंस बना देगा। जरूरी थोड़ा NaCl बन रहा है, कोई और पॉइजनस सब्सटेंस भी तो बन सकते हैं जो आपके किसी काम के नहीं है बल्कि आपकी हेल्थ को खराब ही करते हैं। तभी हम एसिड्स को कभी भी किसमें नहीं स्टोर करते? मेटल के कंटेनर्स के अंदर, बिकॉज दे रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म सर्टेन कंपाउंड्स व्हिच आर कॉल्ड सॉल्ट्स एंड रिलीज द हाइड्रोजन गैस। और मेटल को वो करोड भी कर देते, क्योंकि मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे मेटल की करोजन भी स्टार्ट हो जाएगी। इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। सो नेक्स्ट रिएक्शन इज जब आप मेटल को किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवा रहे हो। मेटल कार्बोनेट्स का मतलब CO3 कार्बोनेट के साथ आप रिएक्ट करा रहे हो। जब भी आप एसिड को किसी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा रहे हो तो वो क्या बनाएगा? सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2। अभी हमने एसिड को किससे रिएक्ट करवाया? सिर्फ मेटल से। अब मैं मेटल कार्बोनेट ले रही हूँ। मेटल कार्बोनेट एक कंपाउंड होता है, वो ले लिया, उसके साथ रिएक्ट करा, तब भी हमारे पास क्या बना? सॉल्ट। कार्बोनेट लिया तो CO2 रिलीज हुई, और मैंने कहा था हाइड्रोजन जरूर रिलीज होगा, चाहे H2 के फॉर्म में हो चाहे H2O के फॉर्म में हो। तो इस केस में जो यहाँ पे होता है वो H2O फॉर्म में रिलीज होता है। यहाँ पे हमने क्या लिया? देखो HCl, उसको मैंने मेटल कार्बोनेट लिया। सोडियम एक मेटल है, उसका कार्बोनेट ले लिया CO3। तो जब हमारे पास एक कंपाउंड बना, इसको जब हम रिएक्ट करवाए तो एक सॉल्ट बनेगा, एक CO2 गैस रिलीज होगी और एक H2O रिलीज होगी। बैलेंस इसे अपने आप करते रहना, बैलेंसिंग इसे खुद करते रहना। बट तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हमेशा एक सॉल्ट रिलीज होगा। जैसे मैंने क्या बोला था कि H को तो रिमूव करवाना है, इसमें से CO को रिमूव करना है, जो बचा उसको जोड़ दिया CO2 और H2O, तो सॉल्ट CO2 और H2O बना। ऐसे ही हमारे पास जब मेटल कार्बोनेट्स की जगह यूज होते हैं मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, तो ये भी एक तरह का कंपाउंड है जिसमें मेटल कार्बोनेट की जगह मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स HCO3, तो इसका फॉर्मूला होता है HCO3। हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का फॉर्मूला होता है HCO3। सिंपल कार्बोनेट्स को आप CO3 करके लगा सकते हो। यहाँ पे कोई एसिड है, फॉर सपोज HCl है, उसको मैंने सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इसके साथ रिएक्ट किया। इसने भी सेम चीजें बनानी है, सॉल्ट CO2 और H2O, तो इसने भी NaCl CO2 और H2O बना दिया। सो दिस वाज द रिएक्शन। आपको पता होनी चाहिए कैसे बन रहा है कैसे नहीं बन रहा है, इसको अच्छे से समझना है कि जो देखो सबसे पहले एसिड था, उसने मेटल कार्बोनेट लिया तो सॉल्ट तो वैसे ही बनता है। हाइड्रोजन की जगह H2 निकाल दिया, CO2 निकाल दिया। अगर यहाँ पे मेटल कार्बोनेट की जगह मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता तब क्या बनता? दोबारा से यही चीजें हमारे को देखने को मिलनी थी। तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल्स लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और एक सिर्फ सोडियम कार्बोनेट। प्रोडक्ट दोनों में बिल्कुल सेम है, तो इसको अच्छे से याद रखना। अब इसी की एक एप्लीकेशन है, जैसे अब मेरे पास यहाँ पे CO2 गैस रिलीज हो रही है, यहाँ पे भी CO2 गैस रिलीज हो रही है, बिल्कुल इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो आपको याद होगा कि हमने केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशंस में दो टर्म्स पढ़ी थी। एक पढ़ी थी क्विकलाइन कैल्शियम ऑक्साइड CaO, और एक हमने पढ़ी थी स्लेक्ड लाइम मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। स्लेक्ड लाइम को ही हम क्या बोलते हैं? लाइम वाटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्लेक्ड लाइम लिया और मुझे पता है कि एसिड की जब मैं मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवाती हूँ तो CO2 गैस रिलीज होती है। मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो। जैसे हमारे पास सोडियम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो हमने देखा था कि जो स्लेक्ड लाइम होता है या जो लाइम वाटर होता है वो रिएक्ट करता है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ और वो PPT बनाता है, जिसको हम व्हाइट वॉश में बोलते हैं। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर। अब जो हमारे पास CO2 है वो तो हमारे पास बनी जा रहा है
है एसिड रिएक्ट करी जा रहा है मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, और कौन सी गैस रिलीज कर रहा है, CO2। तो CO2 बनी जा रहा है, इसका मतलब CO2 आपके पास यहाँ पे एक्सेस में है। एक्सेस मतलब CO2 की कमी नहीं है, CO2 एक बार रिएक्ट करके ये बना रहा है, अभी भी CO2 बच रहा है रिएक्शन में। तो ये जो CO2 बच रहा है ना, ये इसके साथ जो प्रोडक्ट बना है कैल्शियम कार्बोनेट, जो व्हाइट कलर का होता है, इसलिए वो क्या करता है, अभी आप यहाँ पे पिक में देख सकते हो कि क्लियर सोल्यूशन है, उसके अंदर जब आपने CO2 को पास किया, मतलब आपने लाइम वाटर के अंदर CO2 को पास किया, तो जो सोल्यूशन का कलर है वो मिल्की हो गया, व्हाइट कलर का हो गया। क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो इनकी रिएक्शन से बनती है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, CO2 तो एक्सेस के अंदर है, तो वो CO2 के साथ और रिएक्ट करेगा और वो क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो हाइड्रोजन है ना यहाँ पे, तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट वो बना देगा, और ये जो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है ये होता है वाटर के अंदर सॉल्यूबल। अब आप चीनी को पानी के अंदर डालते हो, वो घुल जाती है, आपको वाटर का कलर कुछ दिखता है नहीं, वो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट हो जाता है, राइट। ऐसे अब ये जो होगा पानी के अंदर पूरी तरह घुल जाएगा और पानी आपको फिर से ट्रांसपेरेंट दिखेगा, जैसा कि आप इस पिक में देख सकते हो। तो पहले जब हमने CO2 पास करी, हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट बना जो कि एक व्हाइट कलर का मिल्की सोल्यूशन दे देता है। फिर उसके बाद जब ये था एक्सेस CO2 के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट विच इज वाटर सॉल्यूबल। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से आपको पढ़ना चाहिए, और पढ़ोगे इसके मार्क्स जरूर मिलेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको रिएक्शंस के थ्रू समझा दिया है, आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम चलेंगे कि जो एसिड्स है वो बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। So acid basically react with a base to form salt and water। जब भी कोई एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा, मैंने आपको क्या बोला था, एसिड्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो हमेशा क्या उसमें हाइड्रोजन होगा नहीं, ये आपको याद रखना है, बट 10th तक यू कैन गो थ्रू कि एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो वही वो एसिड्स हैं। बट ये आपका हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी होते हैं जिनमें हाइड्रोजन नहीं होता, लाइक CO2, वो एसिडिक इन नेचर है, उसमें हाइड्रोजन तो है नहीं। तो आपको ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं रखना, बट फिर भी एसिड्स होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन होता है। जो बेसिस होते हैं उनके अंदर क्या होगा, OH, उनके अंदर क्या होता है, OH। OH क्या होता है, OH इज हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इट इज हाइड्रोक्साइड एंड दिस इज हाइड्रोजन। तो एसिड हमने यहाँ पे लिया HCl और बेस हमने यहाँ पे लिया NaOH विच इज व्हाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसमें रिएक्शन कैसे होगा, तो ये रिएक्शन कैसे होगा, इन दोनों ने आपस में रिएक्ट कर लिया, NaCl सॉल्ट बन गया और जो बच गया उसको हमने जोड़ दिया, यानी कि हमारे पास वाटर बन गया। सो दिस इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि एसिड जो है वो बेस के साथ न्यूट्रलाइज हो जाता है, पूरी तरह न्यूट्रलाइज हो जाता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे जब हमारे को स्टमक से, जब हमारी बॉडी में कई बार एसिडिटी हो जाती है, तो एसिडिटी के लिए हम क्या लेते हैं, इनो वगैरह पीते हैं, एंटासिड पीते हैं, है ना, एंटासिड्स वगैरह लेते हैं। एंटासिड्स हमारे पास सबसे कॉमन एंटासिड है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। जो हमारे पास सबसे कॉमन एंटासिड है वो है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अभी जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, इसके अंदर होता है MgOH ट्वाइस, मतलब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मतलब ये क्या है, एक बेस है, क्या है, बेस है। अब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये हमारे स्टमक में जो एसिड होता है, कौन सा एसिड होता है, आपने, आई होप आपने मेरी लाइफ प्रोसेस वाली डाइजेशन वाली वीडियो देखी होगी, उसमें मैंने बताया है कि जो स्टमक होता है उसमें एसिड होता है HCl, जो पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। तो वो जो HCl होता है वो इस बेस के साथ क्या होता है, न्यूट्रलाइज हो जाता है, वो सॉल्ट एंड वाटर बना देता है, जिससे हमारी बॉडी में एसिडिटी कम हो जाती है और हम थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। तो जो एसिड्स होते हैं वो होते हैं करोसिव इन नेचर, ये मैंने आपको पहले भी बताया कि जो एसिड्स होते हैं करोसिव होते हैं नेचर के अंदर, मतलब वो ह्यूमन टिश्यूज के लिए या किसी भी लिविंग टिश्यू के लिए हार्मफुल होते हैं। कैसे, देखो, एसिड्स हैव करोसिव नेचर, दे कॉज सिवियर बर्न्स ऑन ऑल स्किन टाइप्स, स्ट्रक्चर, स्टोन वर्क एंड करोड इवन मेटल। तो ये सिर्फ स्किन या किसी लिविंग टिश्यू के लिए नहीं, किसी स्टोन वर्क, जैसे कोई मिट्टी का, जैसे कोई पत्थर की बिल्डिंग होगी, उसके लिए भी जो एसिड्स होते हैं वो बहुत ज्यादा हार्मफुल होते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है एसिड रेन ऑन ताजमहल। ताजमहल के भी कलर को इसने काफी ज्यादा चेंज किया जस्ट बिकॉज ऑफ एसिड रेन। अब वो कैसे हुई मैं आपको वो बताती हूँ। देखो, जैसे जब एटमॉस्फेयर में रेन आती है तो एटमॉस्फेयर में कुछ एसिडिक गैसेज होती हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो गैसेज होती है, जो नाइट्रोजन, ये सब जो गैसेज होती हैं, ये रेन के साथ मिल जाती हैं और वो क्या करती हैं, उसको एसिडिक बना देती है, जिसकी वजह से जब वो रेन आपके स्टोन्स पे पड़ती है, जैसे ताजमहल पे पड़ी, तो उसने उसके कलर को थोड़ा सा फेड कर दिया, थोड़ा येलोविश टिंजेस पे ले आए हैं, तो उसको हम बोलते हैं एसिडिक रेन। अब हमारे पास एटमॉस्फेयर में सल्फर भी है, नाइट्रोजन भी है, कितनी सारी गैसेज हैं,
सल्फर डाइऑक्साइड भी होती है। जैसे अब जो एटमॉस्फेयर के अंदर जब कंबशन करते हैं, कंबशन से भी कई बार सल्फर डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड ये सब जो गैसेस होती हैं ये एसिडिक इन नेचर होती है, तो ये रेन के साथ मिलकर एसिड रेन बनाती हैं। और इवन हमारे को पता है जब भी हम किसी भी एसिड को मेटल के अंदर रखेंगे तो मेटल के साथ तो वो वैसे ही रिएक्शन कर देती है, क्या बनाती है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। इवन मेटल कार्बोनेट्स या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का भी वो रिएक्ट करती है, क्या बनती है, सॉल्ट, CO2 और H2O। तो ये लिविंग टिश्यूज, इवन सिर्फ एसिड्स ही नहीं, अगर हम स्ट्रॉन्ग बेसिस की बात करें, फॉर एग्जांपल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब जो बेसिस होते हैं ये भी करोसिव होते हैं नेचर के अंदर, एंड दे डो करोड द मेटल्स, द वुड और द लिविंग टिश्यूज। तो ये थे हमारे पास करोसिव ऑफ एसिड्स एंड बेस। हियर इज अ क्विक समरी ऑफ ऑल द रिएक्शंस। सबसे पहले हम देखेंगे जब एसिड है मेटल के साथ रिएक्ट करता है, बनाता है सॉल्ट और H2। फिर हमने देखा था एसिड जो है वो मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, तो CO2, H2O एंड सॉल्ट। एसिड जो होता है वो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, सेम प्रोडक्ट्स। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, सॉल्ट एंड वाटर। अब हमारे पास एक नई रिएक्शन आई है जब एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, मतलब मेटल और ऑक्सीजन का एक कॉम्बिनेशन उसके साथ रिएक्ट करता है, तो वो बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर। इनके प्रोडक्ट्स हमारे पास सेम बनेंगे, बस यहाँ पे हमारे पास बेस था और यहाँ पे हमारे पास मेटल ऑक्साइड है। इससे हमारे को ये पता चल रहा है जब प्रोडक्ट्स हमें सेम मिल रहे हैं, इसका मतलब जो मेटल ऑक्साइड है वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर। मतलब जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं दीज आर बेसिक इन नेचर, तो वो भी एसिड के साथ मिला के आपको एक न्यूट्रल रिएक्शन देता है, सॉल्ट और वाटर बना देते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल है HCl एक एसिड है, उसका कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया और हमारे को कॉपर क्लोराइड मिला और वाटर मिला। कॉपर ऑक्साइड जो होता है ब्लैक कलर का, लेकिन जब उसका HCl के साथ रिएक्शन करोगे तो आपको मिल जाता है ब्लू ग्रीन कलर। इसका मतलब क्या बन गया, एक मेटल सॉल्ट बन गया। इसका मतलब एक कॉपर क्लोराइड आपको देखने को मिल गया, साथ में आपको क्या देखने को मिला, वाटर। तो ये भी एक तरह की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है जिसमें आप कह सकते हैं मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। इससे आपको यही पता लगता है। सो दीज वर द रिएक्शंस ऑफ द एसिड्स। तो अब हम पढ़ेंगे व्हाट आर द एसिड्स, मतलब व्हाट इज कॉमन इन ऑल द एसिड्स। एसिड्स में कॉमन क्या होता है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सब में हाइड्रोजन कॉमन होता है, बट दिस इज नॉट अ वेरी हार्ड एंड फास्ट रूल, ओनली ट्रू फॉर दिस क्लास। एसिड्स में कॉमन क्या होता है कि जब हम उनको पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं, जैसे मैंने कोई भी एसिड लिया उसको पानी के अंदर डिसॉल्व करा, इसे क्या बोलते हैं, डाइल्यूट किया। जब मैंने इसे पानी के अंदर डिसॉल्व किया, उसे डाइल्यूट करा, तो वो टूट गया अपने आयंस के अंदर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करते हैं, चार्ज्ड स्पीशीज। चार्ज्ड स्पीशीज को क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। आयंस बनते कब है, जब एक न्यूट्रल स्पीशीज टूटती है। टूटेगी कब, जब आप उसे पानी के अंदर डिसॉल्व करोगे। तो जब भी आप किसी एसिड को पानी में डिसॉल्व करोगे, आपके पास दो स्पीशीज आएंगी, एक आएंगे H पॉजिटिव आयंस और एक आएंगे Cl नेगेटिव आयंस, या कोई भी जो दो आयंस बनेंगे, मतलब H पॉजिटिव आयन तो हमेशा बनेगा, क्योंकि हमने बोल दिया कि सभी एसिड्स में हाइड्रोजन कॉमन है। अगर हाइड्रोजन कॉमन है तो कौन सा, अगर सभी एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन कॉमन है तो जब हम उसे तोड़ेंगे तो H पॉजिटिव आयन तो वहां से बनेगा ही बनेगा, साथ में दूसरा आयन बनेगा जो एसिड के अंदर प्रेजेंट होगा। तो HCl को थोड़ा H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, H2SO4 को थोड़ा H पॉजिटिव SO4 नेगेटिव, HNO3 को थोड़ा H पॉजिटिव NO3 नेगेटिव। इसका नाम बताओ, नाइट्रिक एसिड। इसका नाम सल्फ्यूरिक एसिड। इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जब हमने इनको तोड़ा तो H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, और हमें को पता है कि जब भी किसी एलिमेंट के ऊपर चार्ज आ जाए तो वो क्या हो जाता है, आयन, यानी कि चार्ज स्पीशीज। अब जब इनको हम इलेक्ट्रिक करंट में से पास करेंगे, कब होगा, जब इनका एक्वस सोल्यूशन होगा। एक्वस का मतलब पानी के अंदर इनको ऑलरेडी डाइल्यूट करा हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड से नहीं मिलेंगे, एक्वस से ही मिलेंगे। तो हमने इनको तोड़ दिया और हमारे पास आयंस मिल गए। तो यहाँ पे हमने कहा कि इनके अंदर हाइड्रोजन था, वेराज अगर आप ग्लूकोज या अल्कोहल को देखो, इनका फॉर्मूले में भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, C2H5OH C6H12O6, इनके पास भी हाइड्रोजन है। लेकिन जब इनको हमने पानी में डिसॉल्व किया, ये H पॉजिटिव आयंस नहीं दे रहे। क्या नहीं दे रहे, H पॉजिटिव आयंस नहीं दे रहे। इसका मतलब क्या, ये एसिड होंगे या नहीं, तो ये एसिड नहीं होंगे, बिकॉज दे डू नॉट गिव H पॉजिटिव आयंस। हमने बोल दिया एसिड्स वो होंगे जिनमें जो डिसोसिएट हो गए। डिसोसिएट मतलब टूट कर क्या देंगे, H पॉजिटिव आयंस। अगर H पॉजिटिव आयंस मिल रहे तो वो एसिड है, अगर H पॉजिटिव आयंस नहीं मिल रहे तो वो एसिड नहीं है। तो उन्होंने एक रूल दे दिया कि कोई भी एसिड जब टूटेगा तो वो H पॉजिटिव आयन देगा, लेकिन कब टूटेगा, जब वो एक्वस सोल्यूशन, कब टूटेगा, जब वो एक्वस सोल्यूशन में होगा। एक्वस सोल्यूशन मतलब पानी के अंदर डिसॉल्व्ड होगा, डाइल्यूटेड होगा, तभी वो H पॉजिटिव देगा। अगर नहीं देगा इसका मतलब वो एसिड नहीं है। तो ग्लूकोज और अल्कोहल यहाँ पे हम एसिड नहीं बोलेंगे, वेराज जो बाकी हैं उनको हम क्या बोलेंगे, एसिड्स बोलेंगे। हमारे पास छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी था, आप यहाँ पे पिक्स देख सकते हो। उन्होंने क्या लिया, एक बीकर लिया, क्या किया, एक बीकर लिया, ये देखो एक बीकर लिया, यहाँ पे उन्होंने एक रबर का कुछ लिया, यहाँ पे नेल्स लगा दिए, नेल मतलब कील लगा दी, राइट, कोई कील लगा दी, और यहाँ पे उन्होंने पूरा का पूरा
यहाँ पे पूरा का पूरा एक सेटअप लगा है। कैसे, देखो यहाँ पे है एक स्विच, ये एक स्विच है, यहाँ पे लगा दी बैटरी और यहाँ पे लगा दिया एक बल्ब और उसे यहाँ से कनेक्ट कर दिया। इसके अंदर पहले हमने डाल दिया HCl सोल्यूशन। क्या डाल दिया? HCl सोल्यूशन। जब HCl सोल्यूशन डाला वो था एक्वस, मतलब पानी के साथ। जब हमने करंट पास किया, जब हमने स्विच को ऑन किया, करंट पास किया, यहाँ से मेरे पास करंट आ रहा है, राइट। तो यहाँ से जब करंट पास किया तो यहाँ पे एक्वस था वो किस में टूट गया होगा? H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस में। आयंस में टूट गया, इसका मतलब क्या हुआ? आयंस जो है वो मूव करेंगे, आयंस मूव करेंगे और हमें पता जब भी चार्ज स्पीशीज मूव करती है तो वो क्या कैरी करती हैं? करंट को। तो यहाँ पे एक H पॉजिटिव इधर होगा, Cl नेगेटिव इधर, एक H पॉजिटिव इधर होगा, Cl नेगेटिव इधर, ऐसे से मूव करेंगे वो, राइट। मूव करेंगे, इसका मतलब यहाँ से करंट क्या हो जाएगा? इन कीलों में से जो करंट होगा वो पास हो जाएगा और जो बल्ब होगा वो ग्लो करेगा, मतलब बल्ब जल जाएगा। वेराज अगर मैं यहाँ पे HCl की जगह, जैसे मैंने यहाँ पे जो लिक्विड लिया, मैंने यहाँ पे अभी भी कीले लगाई हुई हैं, HCl की जगह मैंने यहाँ पे ले लिया ग्लूकोज, C6H12O6 ग्लूकोज ले लिया। जब उसमें से करंट पास किया तो जो ग्लूकोज है वो H पॉजिटिव आयंस नहीं देता, ना ही दूसरे आयंस देता है। अगर आयन नहीं दिए मतलब इस सोल्यूशन तो न्यूट्रल है ऑन द होल, इसका मतलब आगे करंट कैरी नहीं होगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा। तो इससे उन्होंने ये बताया कि जब भी एसिड हो, कि जो एसिड्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। इसका मतलब ऑल एसिड्स डिसोसिएट इनटू देयर स्पेसिफिक आयंस, जिसमें से एक आयन कौन सा होगा? H पॉजिटिव आयन। तो सभी एसिड्स के अंदर हाइड्रोजन तो होता ही होता है, आयंस बनाएंगे और वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। आपने अपनी लैबोरेटरीज में नाम सुना होगा डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर वो होता है जब आप वाटर में से उसके आयंस को, मतलब जो बाकी के आयंस हैं उनको आप रिमूव कर दो। जब भी किसी में चीज में से आयंस को रिमूव कर देंगे तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा? नहीं करेगा। तो प्लेन वाटर जो होता है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, लेकिन जो डिस्टिल्ड वाटर होता है उसमें आयंस को रिमूव कर दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होगा? वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता। एसिड्स होते हैं वो अपना एसिडिक बिहेवियर शो करते हैं व्हेनेवर दे आर इन एक्वस फेज या H2O या वाटर तो उसके पास हो गई। जैसे आप यहाँ पे एक पिक देख सकते हो, सबसे पहले टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर हमने क्या लिया? एक Na। सपोज करो हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, उसके अंदर मैंने लिया सोडियम क्लोराइड NaCl, उसके अंदर मैंने ऐड कर दिया H2SO4। इसको मैंने बंद कर दिया एक रबर कॉर्क में से, एक रबर कॉर्क में से बंद कर दिया। अब जब हम इसको डालेंगे ना तो ये रिएक्शन जब NaCl H2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो वो बनाता है Na2SO4 और HCl गैस। मतलब अब जो गैस यहाँ से प्रोड्यूस होगी उसको हमने एक ट्यूब में से पास किया, इस कॉर्क के अंदर से ग्लास ट्यूब निकाल ली और उसको हमने यहाँ से पास किया। तो इसमें से कौन सी गैस निकलेगी? HCl गैस निकली। अब ये जो HCl गैस है यहाँ पे मैं ले आई ब्लू लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को। अब ये जो HCl है वो पूरी तरह ड्राई है क्योंकि गैस है, पूरी तरह ड्राई है। अब जब वो ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर आई तो उसने ब्लू लिटमस पेपर का कलर नहीं चेंज किया, रेड कलर नहीं किया। इसका मतलब ये जो HCl गैस निकली है ये इनएक्टिवेटेड है, मतलब एक्टिवेटेड नहीं है। लेकिन जब भी एसिड वाटर के साथ थोड़ा सा रिएक्ट करता है तभी वो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। तो मैंने क्या किया दूसरे केस में, ये जो ब्लू लिटमस पेपर था ना, इसको मैंने दूसरे केस में मैंने क्या किया कि जो ब्लू लिटमस पेपर था इसमें मैंने क्या ऐड कर दिया? पानी ऐड कर दिया। तो मैंने थोड़ा सा पानी से गिल्ला कर दिया, पानी की कुछ ड्रॉप्स मैंने इसके ऊपर ऐड कर दी। जब मैंने इसके ऊपर पानी की ड्रॉप्स ऐड करी तो क्या हुआ? अभी जो गैस आई HCl ये पानी के साथ मिल गई। जो HCl है वो पानी के साथ रिएक्ट कर गया और उसने बना दिया H पॉजिटिव और Cl माइनस। H पॉजिटिव और Cl माइनस बन गया। देखो H पॉजिटिव भी लिख सकते हो या आप H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हो, ठीक है। H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, H3O। इसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयंस। ये भी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, ये भी एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो इसने जब इसके साथ रिएक्ट किया तो हमारे पास ये दो आयंस आ गए। अब हमारे पास H पॉजिटिव रिलीज हो गया, इसका मतलब ये कौन सा हमारे को शो करेगा? प्रॉपर्टी एसिड की। और अब इसने अपना ब्लू लिटमस को रेड कलर में चेंज कर दिया। इसका मतलब एसिड अकेला कुछ नहीं कर सकता, एसिड को साथ में पानी के मिलाना पड़ेगा तभी उसकी एक्टिविटीज या प्रॉपर्टीज को आप वॉच आउट कर सकते हो। तो एक्वस सोल्यूशन एसिड का बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड होता है, वेराज अगर ड्राई है तो फिर वो ज्यादा एक्टिवेटेड नहीं है, वो ज्यादा आपको केमिकल रिएक्शन शो नहीं करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेगा। क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवानी है मुझे उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाना पड़ेगा, तभी आयंस बनेंगे। आयंस ही मूव करेंगे इलेक्ट्रिसिटी पास होने पे, कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को और आपको रिएक्शन देखने को मिलेगी।
दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ एसिड्स। तो इसमें हम बताएंगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स क्या होते हैं। देखो स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स आप ये नहीं बोल सकते कि अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो वो स्ट्रॉन्ग है, डाइल्यूट है तो वो वीक है, उस बेसिस पे आप इनको नहीं डिफ्रेंशिएट करते। स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड्स आप बताओगे कितना अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आपके पास रिएक्शन में निकल रहा है। अगर ज्यादा अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव निकल रहा है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, अगर कम अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव निकल रहा है तो वो वीक एसिड है। देखो यहाँ पे मैंने एक सिंगल एरो दिखाई है, यहाँ पे मैंने डबल एरो दिखाई है। इसका मतलब जब HCl को तोड़ा तो वो कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, वो वापस इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन जब मैंने CH3COOH, इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, ये एक वीक एसिड है। वीक एसिड कौन से थे? ऑर्गेनिक एसिटिक एसिड है जो कि विनेगर में पाया जाता है, सिरके में पाया जाता है। जब हम इसको तोड़ते हैं, हमने दो एरोस दिखाए कि वो ये आयंस भी बनाएगा, कई बार ऐसा होगा ये आयंस आपस में रिएक्ट करके वापस ये बना लेंगे। इसका मतलब ज्यादा अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस नहीं मिल रहे हैं, इसका मतलब ये एक वीक एसिड। और यहाँ पे हमारे को ज्यादा अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस मिल रहे हैं, इसका मतलब ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ कंप्लीट डिसोसिएशन हो रही है, यहाँ पे पार्शियल डिसोसिएशन, मतलब ये बनेगा फिर कई बार क्या होगा, कुछ रिएक्शंस ऐसे होंगे कि जिसमें आयंस होंगे जुड़ के वापस से ये बना लेंगे। इसमें हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस बहुत फास्ट होगी। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंडक्ट नहीं हो पाएगी बिकॉज यहाँ पे जो आयंस है वो बहुत वीक है। एक चीज याद रखना, जब भी हम किसी सोल्यूशन को हद से ज्यादा डाइल्यूट कर देते हैं, जैसे अगर मैंने इस सोल्यूशन को और ज्यादा डाइल्यूट कर दिया तो उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जो आयंस बने, डाइल्यूट का मतलब क्या हुआ, और पानी ऐड कर दिया। जैसे जो यहाँ पे आयंस बनेंगे H पॉजिटिव आयंस, वो वाटर के साथ, वाटर के आयंस के साथ, जो वाटर होता है वो कैसे टूटता है, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। जो यहाँ पे H पॉजिटिव बनेंगे वो इस OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर जाएंगे और वो क्या बना देंगे, वाटर। वो क्या बना देंगे, वाटर। इसलिए ज्यादा डाइल्यूशन करने से आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसकी कंडक्टेंस क्या हो जाती है, कम, क्योंकि जो आयंस बन रहे हैं, क्योंकि जब ज्यादा पानी डालोगे तो आयंस बनेंगे ज्यादा। आयंस ज्यादा बनेंगे तो सही, लेकिन वो आपस में रिएक्ट करके कंपाउंड भी बनाते रहेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ज्यादा डाइल्यूशन से जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि आयंस का नंबर हो जाएगा कम, मूवमेंट चार्ज स्पीशीज की हो जाएगी कम, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस हो जाएगी कम। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी। फिर उसके बाद हमारे पास लास्ट टॉपिक है यूजेस ऑफ एसिड्स। तो यूजेस ऑफ एसिड्स में एक मैंने आपको बताना था कि मिनरल एसिड्स में स्ट्रॉन्ग एसिड्स, मिनरल एसिड्स में कौन से, HCl, H2SO4 और HNO3, ये थे हमारे सबसे स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड। ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये बादशाह होता है एसिड्स का। HCl इज वेरी स्ट्रॉन्ग, ये इससे थोड़े वीक होते हैं। ये था सल्फ्यूरिक एसिड। एक होता है हमारे पास सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3, राइट। तो ये जो एसिड होता है ये भी थोड़ा वीक होता है। सल्फ्यूरस एसिड इज ऑल्सो अ वीक एसिड, ये भी एक मिनरल एसिड है लेकिन ये वीक है। ऐसे ही हमारे पास मिनरल एसिड में एक और एग्जाम्पल है कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड। ये जो दो एसिड्स होते हैं ये मिनरल एसिड्स हैं लेकिन ये थोड़े से वीक होते हैं। तो आपको मिनरल एसिड्स में एक्सेप्शन आ सकती है कि मिनरल एसिड का एग्जांपल दो जो वीक है, क्योंकि सारे मिनरल एसिड तो स्ट्रॉन्ग होते हैं। वीक कौन से हैं, कार्बोनिक एसिड एंड सल्फ्यूरस एसिड। सल्फ्यूरस, कार्बोनिक, ठीक है। ये कौन सा है, सल्फ्यूरिक। ओके, तो दीज आर द एसिड जो मिनरल एसिड होने के बावजूद भी उनकी नाक कटवाते हैं और वो वीक हो जाते हैं। आपको पहले एसिड रेन के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे दी थी कि एसिड रेन बेसिकली कैसे होती है। देखो जो रेन होती है वो ऊपर से एसिडिक नहीं होती है। जब रेन आती है क्लाउड से, मतलब पानी गिर रहा है, मतलब जब रेन आती है तो वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने आपको बताया था जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इट इज एसिडिक इन नेचर। CO2 जो होती है वो एसिडिक होती है नेचर के अंदर। तो वो वाटर के साथ, जो रेन वाटर है उसके साथ मिल जाती है और उसके साथ वो क्या बना लेती है, कार्बोनिक एसिड बना लेती है। अब ये जो कार्बोनिक एसिड उसने बनाया, ये जब रेन की फॉर्म में गिरता है, यही हमारी होती है एसिडिक रेन, जो कि मॉन्यूमेंट्स के लिए, जैसे ताजमहल है, मार्बल की बिल्डिंग्स है, उसके लिए बहुत हार्मफुल है बिकॉज वो उनकी थोड़ी बहुत जो सफाई है, स्कल्पचरिंग है, उसको थोड़ा सा अफेक्ट करती है, उनके कलर को डैमेज करती है, उसकी वाइटिशनेस जो प्रॉपर होती है उसको थोड़ा डैमेज करती है। तो यहाँ से हमारे को एसिड रेन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। इवन एटमॉस्फेयर में जरूरी नहीं CO2 ही मिलेगी, अदर सल्फाइड्स होते हैं, सल्फर के कंपाउंड्स होते हैं, वो भी हमारे पास एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। वो भी एसिड के साथ मिलके, मतलब सॉरी रेन के साथ मिलके, जो रेन हमारे पास उसके साथ जो बनेगी वो भी हमारे पास एसिडिक रेन होगी। तो ये भी हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं।
रेन के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिडिक रेन क्रिएट करते हैं, और वो हमारे लिए भी अच्छी नहीं है, इवन अच्छी बिल्डिंग्स के लिए भी अच्छी नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर कॉन्सेप्ट। अब हम करेंगे कुछ यूजेस ऑफ एसिड्स के भी कुछ यूजेस होते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो खाने की चीज़ों में यूज हो रहे हैं। जो टार्टरिक एसिड होता है, जो किसमें प्रेजेंट होता है, टैमरिंड में। टार्टरिक एसिड मैंने पढ़ाया था अभी, किसमें प्रेजेंट होता है, अनराइप ग्रेप्स में और टैमरिंड में। वो यूज होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा। जो HCl है वो डाइल्यूटेड अमाउंट में आपके कुछ खाने की चीजों में यूज होता है, काफी अच्छी तरह यूज होता है। जैसे सिट्रिक एसिड है वो हमारी बहुत जगह यूज होता है। जो हमारे पास HNO3 है, नाइट्रिक एसिड है, वो पेंट्स में यूज होता है, इवन टेक्सटाइल्स में भी कई बार वो यूज होता है। HNO3 है वो डाइज में यूज होता है, टेक्सटाइल्स में यूज होता है, डाई वगैरह करते हैं उसमें भी हमारा HNO3 यूज होता है। सो दीज वर सम छोटे छोटे यूजेस ऑफ एसिड्स। ये आप अपनी NCERT से भी रेफर कर सकते हो। और जो बेसिक सारा कॉन्सेप्ट था एसिड्स का वो मैंने आपको समझा दिया, एंड आई गारंटी यू फुल मार्क्स अगर आपने इनको अच्छे से समझा है। सो नाउ नेक्स्ट वीडियो में वी विल स्टार्ट विद द बेसिस।